नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ऊष्मा और ताप। अगर आप जनरल साइंस का पोर्शन तैयार कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये जो टॉपिक है आपके ज़रूर पूछा जाएगा। फिलहाल हम रीट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये टॉपिक है। तो 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा। ये चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। तो अगर किसी वस्तु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसकी क्या बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। किसी वस्तु का ताप जो है वो किस चीज़ का सूचक है। वो सूचक है दोस्तों उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। होता क्या है, अगर कोई भी वस्तु है उसको, पहले वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हम इसके साथ ही ले लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसको आप बोलते हो। जैसे ही उसका क्या होता है, ये अणु इधर उधर क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो औसत गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो एक और है, जैसे ही किसी वस्तु को गर्म किया जाता है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके उससे आयतन में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सॉरी, घनत्व में कमी हो जाती है। उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बात लागू होती है ताप पर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का है। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। और ऊर्जा क्या होती है, न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वस्तु का ताप यह सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या करती है। तो संपर्क करने पर ऊष्मा क्या करेगी, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु में प्रवाहित होगी, या अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु में से प्रवाहित होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब यहाँ पे ये पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ पे अगर 2 वस्तुएं हैं और एक क्या है, अत्यधिक गर्म है, ये क्या है, गर्म है, ये गर्म वस्तु है, और दूसरी वस्तु क्या है, बिल्कुल ठंडी है। तो ये ठंडी अगर वस्तु है, अगर इन दोनों का क्या करवाया जाए, संपर्क करवाया जाए, तो क्या होगा, अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा इसमें क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। यानी ठंडी चीज़ धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी। तो इससे ये पता लगता है कि ऊष्मा का जो संचार होता है वो कम ताप की वस्तु से अधिक जो है, मतलब कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। यानी गर्म वाली वस्तु से ठंडी वस्तु में क्या हो जाएगी, ऊष्मा का संचालन हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है। तो ये घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है कि किसी वस्तु के ताप में अगर वृद्धि कर दी जाए तो एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऊष्मीय ऊर्जा क्यों बढ़ गई है, क्योंकि उसके अणुओं की क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, और इनके आपस में क्या होगा, टकराव भी होगा। और टकराव होने से क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो ऊष्मा क्या हो जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा के अंदर बदल जाएगी। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की क्या हो जाती है। जब किसी वस्तु को अगर हम ठंडा कर जाते हैं तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। हमने क्या देखा था कि अगर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु जो हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उनकी चाल बढ़ जाती है। इसके उल्टा अगर अपने वस्तु को क्या करते हैं, ठंडी कर देते हैं, तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अणु जो है स्थिर होने लगेंगे, ठीक है, जमने लगेंगे। अब बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है इसका जो प्रमाण दिया था वो दिया था रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। इसका क्या था, ऊष्मा उसने बताया था कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो 2 वस्तुओं के बीच में उनके ताप के अंतर के कारण जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि एक गर्म चीज़ ले लीजिए, एक ठंडी चीज़ ले लीजिए, ठीक है ना। ये गर्म है, मान लो ये ठंडी है, तो गर्म से ठंडी वस्तु के अंदर क्या होगी, ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी। इसका मतलब है कि
ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये बात किसने बताई है, रमफोर्ड ने बताई है। और ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि ऊष्मा से काफ़ी सारी मशीनरी जो है चलाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों का आपस में घिस कर के पिघला दिया था। तो ये वाला जो प्रयोग किया था वो दोस्तों किया था डेवी नाम के वैज्ञानिक ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सीधी सीधी। अब बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या है। ठीक है, तो ये एक पूरी क्या लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है कि जब कोई कार्य को ऊष्मा चेंज करते हैं या ऊष्मा को कार्य में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उनका अनुपात क्या होता है, एक स्थिर स्थिरांक होता है, यानी एक नियत उत्पाद जो है अनुपात रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। और इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान आपका उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर जूल किलो कैलोरी के अंदर लिखेंगे तो 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी लिखा जाएगा। अगर जूल प्रति कैलोरी लिखेंगे तो 4.186 आ जाएगा। जबकि अगर और आगे इसका विस्तार करेंगे तो 4.186 इंटू 10 की पावर 7 भी इसको लिख सकते हैं। इसीलिए सभी जो है फॉर्म के अंदर इसको लिखा जा सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका आंसर बनता है। 9 नंबर पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। तो आपका सही फॉर्मूला जो आएगा दोस्तों ए आ जाएगा, W/Q माइनस में J। ये फॉर्मूला आपका सही बैठता है, सॉरी इक्वल में आएगा J/W/Q। ठीक है, ये J यहाँ पे जूल में ऊर्जा होगी इसका मान। ठीक है, अब बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर आ जाता है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, अगर पानी एक ले लीजिए, अगर एक गिलास के अंदर पानी ले लीजिए, उसको हम बिलोना स्टार्ट कर देते हैं, उसका मंथन अगर करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका तापमान बढ़ने लगता है, पानी का तापमान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हो, यानी किसी चीज़ से इसको घुमा रहे हो, इसके अंदर मंथन कर रहे हो, तो वो यांत्रिक ऊर्जा क्या बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर हो जाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है। वाष्प इंजन के अंदर, वाष्प इंजन होता क्या है दोस्तों, वाष्प इंजन कह लो, बॉयलर कह लो, बॉयलर, ठीक है, एक ही बात है, बॉयलर कह लो। और इसी का एक एग्जांपल क्या है, कुकर है। हमारे घर के अंदर कुकर यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पानी या उसको अंदर हम खाना बनाते हैं तो उसके अंदर दाब क्या होता है, काफ़ी उच्च हो जाता है, जिसके कारण से जो उसके बीच में द्रव जिसको गर्म किया जाता है उसका जो टेम्परेचर है राइज़ होने लगता है। उस दाब को निकलने के लिए बॉयलर कह लो या कुकर कह लो, उसके अंदर एक व्यवस्था भी दी होती है, जैसे सीटी के विसल के रूप में, तो हमारा खाना जो है ईजिली पक जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है। उच्च किस कारण से हो जाता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है, उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। इसी उच्च दाब के कारण तापमान इंक्रीज होता है और हमारा खाना जल्दी से बन जाता है। बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और पृथ्वी के भीतर का तापमान क्या होता है, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसी कारण से हैंडपंप का पानी शीतकाल में, सर्दियों के मौसम में गर्म होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। 2 सिस्टम चलते हैं, एक सीजीएस पद्धति चलती है और एक एसआई मात्रक चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है एसआई मात्रक के अंदर हमारे तापमान की यानी टेम्परेचर की इकाई कौन सी चलती है। तो आपको ध्यान रखना है, एसआई मात्रक जो इसका है वो केल्विन है। केल्विन के से डिनोट किया जाता है, केल्विन इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति के अंदर। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अब ऊष्मा के बहुत सारे मात्रक हैं वैसे तो, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है। देखो इसके अंदर कैलोरी भी बिल्कुल मात्रक है, किलो कैलोरी भी है और जूल भी है, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं है। डिग्री सेल्सियस इसमें ऊष्मा का मात्रक नहीं है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, टेम्परेचर का मात्रक है। किसका है, तापमान का, टेम्परेचर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, ताप का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है, हमने अभी डिस्कस किया है। अब बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान, तो 1 किलो कैलोरी के अंदर 4.2 × 10⁻³
3 जूल एनर्जी होती है। 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल एनर्जी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान इतना होता है, आपको सीधा याद रखना है। बात करेंगे 17 नंबर पे, जल प्रपात के अब्ध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? जल प्रपात एक झरने को कहते हैं, जो झरना ऊपर से गिर रहा है पानी, ये कहता है कि ऊपर के अंदर तो क्या होता है, तापमान कम होता है, लेकिन बीच में जा कर के अध स्थल पर जा कर के या बीच में या नीचे जा कर के क्या हो जाता है, थोड़ा सा तापमान इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जैसे ऊपर से पानी गिरता है तो क्या होता है, इसके अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा किसके अंदर बदल जाती है, ऊष्मा के अंदर बदल जाती है, जिससे पानी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्यों? ऊँट जो है गर्मी के अंदर राहत क्यों महसूस करता है? क्योंकि ऊँट के अंदर दोस्तों एक खासियत होती है, एक स्वस्थ ऊँट जो होता है अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में वेरी करवा लेता है अपने आप ही। इसी तरीके से गर्मियों के अंदर वो अपने शरीर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा लेता है, जिससे पानी का क्षय कम से कम हो जाता है। तो अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा करके ऊँट क्या करता है, गर्मी में भी राहत महसूस करता है। आगे बात करेंगे, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ़ पर अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, वो जल्दी गल जाती है। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर पे आते हैं, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं, क्योंकि गैस, अब गैस तापमापी क्या होती है, कहता है कि गैस तापमापी क्या होता है, थर्मामीटर। गैस वाला जिसके अंदर थर्मामीटर है वो दूसरी जो द्रव तापमापी जैसे पारे वाला जो अपने थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, ज़्यादा जल्दी से वो अपना आंसर बताती है कि कितना तापमान है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि गैस तापमापी जो होती है ना दोस्तों, गैस वाला जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, या तो हाइड्रोजन भरी रहती है या नाइट्रोजन भरी रहती है। ठीक है, ये दो गैसें भरी रहती हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भरी रहती है। और हाइड्रोजन जो है उसका तापमान जो है कितने तक नाप सकती है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप लेती है। जैसे सामान्य जो हमारी तापमापी होती है वो 100 और 110 तक जाती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन वाली अगर आपके पास गैस तापमापी है तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो तापमान नाप लेती है। इसके उल्टा अगर नाइट्रोजन भरी हुआ है तो और भी ज़्यादा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये नाप लेती है। तो ये तो बात होगी इसके बारे में जनरली। अब बात करेंगे गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी क्यों होती हैं? क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जैसे इनको क्या मिलता है, तापमान मिलता है, तो क्या होता है, इनका प्रसार गुणांक अधिक हो जाता है, यानी अधिक तेज़ी से वो क्या करते हैं, उनके अणु फैलने लग जाते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, टेम्परेचर से उनके अणुओं की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए गैस तापमापियों का यूज़ कहाँ किया जाता है, अधिक टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे 21 नंबर पे, ताप युगम तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युगम तापमापी जो है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। सीबेक का प्रभाव जो है उस पर आधारित है। ताप युगम तापमापी का उपयोग -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने में जो है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है वो नाप लेती है। तो ताप युगम तापमापी का ये रेंज है नापने की। तो ये अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 22 नंबर पे हम डिस्कस करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापमान मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अगर अपने को नापना है तो किस प्रकार की तापमापी का हम यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी। पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी। अब ये होता क्या है पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूर्ण विकर्ण तापमापी भी इसको बोलते हैं, या इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर नाम से आपके सामने आ सकता है पायरोमीटर। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं पूर्ण विकर्ण तापमापी या पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ये एक प्रकार की क्या होती है, विशेष तापमापी होती है। विशेष प्रकार का थर्मामीटर होता है जो वस्तु के तापमान का जो मापन करता है वो किस आधार पर करता है, किसी वस्तु से, अगर किसी वस्तु से क्या हो रही है, अत्यधिक वो वस्तु गर्म है तो उससे क्या होती हैं, विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, ये विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। इन्हीं विकिरणों के आधार पर वो क्या करता है, जो है उसका तापमान जो है मापता है, और इसी आधार पर नापता है। इसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टीफन के नियम पर आधारित होता है।
तो अत्यधिक ऊंचे तापमापों किससे नापी जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से या पायरोमीटर से नापा जाता है। ये आपको बताया गया है। और बेस क्या है इसका? किसी वस्तु से क्या होते हैं? विकिरणें जब उत्सर्जित होती हैं उनको आधार माना जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और उससे क्या उसका टेम्परेचर नापा जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये आपको बता ही चुका हूँ मैं। स्टीफन के नियम को वो पालन करती है, स्टीफन के नियम का पालन करती है। तो ये आपको बताना है। अब बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। अत्यधिक ऊंचे तापमानों को नापने के लिए ये पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है यूज होती है। ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर कितना भी हो वो ये नाप लेती है। क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का क्यों नापी जाती है? क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई वस्तु है, कोई विकिरणें क्या है नहीं उत्सर्जित करती नहीं है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही तापमान ऊपर होता है तो विकिरणें उत्सर्जित होने लगती हैं और इन्हीं विकिरणों को क्या करता है? वो कैलकुलेट करता है, जिससे ये काम करता है। 25 नंबर पर आ जाते हैं। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा क्यों? पारे के स्थान पर क्या मापा जाता है, मतलब क्या भरा जाता है उसके अंदर? अल्कोहल भरा जाता है। अब अल्कोहल क्यों भरा जाता है? क्योंकि अल्कोहल दोस्तों जल्दी से जमता नहीं है। पारा क्या हो जाता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? जमने लग जाता है। लेकिन जो अल्कोहल है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमता नहीं है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है जो है उसकी पारे के स्थान पर क्या किसका यूज़ किया जाता है? अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर ये बनेगा अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है या जा सकता है। ठीक है, द्रवांक यानी जो आपका हिमांक है, सॉरी यहाँ पे यानी काफ़ी कम टेम्परेचर पर ये जा कर के जमता है अल्कोहल। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। आगे बात करेंगे थर्मोकपल बना जाता है। थर्मोकपल किससे बना जाता है? 2 असदृश्य धातुओं से बनाया जाता है थर्मोकपल। तो ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। सूर्य का ताप मापा जा सकता है। अगेन सूर्य का ताप किससे नापा जा सकता है? पायरोमीटर द्वारा ही नापा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है और सूर्य से जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं उसी के आधार पर उसका टेम्परेचर जो है नापा जाता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? अगेन किसे पायरोमीटर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार अलग अलग रूपों के अंदर आपके सामने आ रहा है। तो पायरोमीटर किसको बोलेंगे? विकिरण तापमापी को बोलेंगे। 30 नंबर पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? एक फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। फॉर्मूला सही है आपका F-32/9 = C/5। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर। 31 नंबर पे आ जाते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? सेल्सियस तापमान जो आपका नॉर्मल आपका होता है टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर, उसके अनुसार जल का क्वथनांक यानी जिस पर जल उबलता है, और जल का हिमांक यानी जिस पर जल क्या हो जाता है? जम जाता है। तो हमको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या उबलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर आपका बनता है। 32 नंबर पे आते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है दोस्तों -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप वो ताप होता है जिससे न्यूनतम ताप संभव ही नहीं होता। ठीक है, उससे कम तापमान संभव नहीं होता डिग्री सेल्सियस पर, नीचे का ताप संभव नहीं होता और वहाँ पर जा कर के अणुओं की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो परम शून्य ताप की परिभाषा क्या हो गई कि इससे न्यूनतम तापमान एक संभव नहीं है और ऐसा तापमान जहाँ पर अणुओं की गति जा कर के क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अणुओं की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ऐसे तापमान को क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे बात करेंगे केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन पर जो है वो अगर सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन।
ठीक है। आगे बात करेंगे केल्विन पर, डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे कैसे इसको चेंज किया जाता है, आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 310 केल्विन होता है। 34 नंबर पे आते हैं, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक से रहेंगे। ठीक है, तो आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ये दोनों एक ही तापमान बताएंगे। ठीक है, न्यूनतम संभव तापमान कितना है, तो न्यूनतम संभव तापमान कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस ताप पैमाने पर उस वस्तु का तापमान क्या होगा। इसी तरीके से सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे, पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है और कैसे इनको, और केल्विन क्या होता है, कैसे आप इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तापमान को नापने के अलग अलग क्या हैं, जरिए हैं। तो सेल्सियस तापमान मापने का पैमाना है और इसे सेंटीग्रेड के अंदर नापा जाता है। ठीक है, सेल्सियस तापमान किसके अंदर नापा जाता है, सेंटीग्रेड के अंदर नापा जाता है। और सेंटीग्रेड तापमान जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 0 डिग्री पर पानी जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। अगर हमें सेंटीग्रेड को क्या करना है, सेंटीग्रेड को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.8 से तो क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, उसके बाद गुणा करके उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई सेल्सियस के अंदर दे रखा है और उसको केल्विन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, अगर सेल्सियस के अंदर दे रखा है और उसको किस में चेंज करना है, केल्विन के अंदर चेंज करना है, केल्विन के अंदर चेंज करना है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, +273 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये हमने बात कर ली। अब आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर हो जाएगा इन्हीं फार्मूलों के आधार पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने जैसे आपको बताया है। आगे बात करेंगे, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर ये कितना होगा। सेल्सियस को अब क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 1.8 से गुणा कीजिए, उसके अंदर 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 32 डिग्री आ जाएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले 1.8 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 32 जोड़ना है तो आपका 32 आंसर आ जाएगा। तो 32 आ गया, यही मैंने आपको बताया है। आगे बात करेंगे 38 नंबर पे, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर में सेंटीग्रेड तापक्रम कितना होगा। अब आपसे फिर ये पूछा जा रहा है सामान्य तापक्रम, ये फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है, अब आपको सेंटीग्रेड के अंदर बताना है। वैसे तो आपको सीधा सीधा भी याद रखना चाहिए कि मानव शरीर का सेंटीग्रेड के अंदर सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, 36.89 होता है एग्जैक्टली। वैसे हम 37 डिग्री लेकर के चलते हैं, सामान्य तापक्रम 37 डिग्री होता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है, 36.89 होता है। तो आपको फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेंटीग्रेड को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। ठीक है, तो वही 32 वाला जो उसको उल्टा कर देंगे आपको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात करेंगे 39 नंबर पे, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होगा, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर मैं बात करूं तो हिमांक 32 डिग्री माना जाता है। जैसे हम सेल्सियस पैमाने पर जो है पानी का हिमांक कितना मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। और क्वथनांक माना जाता है 212 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो अंतर बच जाता है उस अंतर को क्या बांटा जाता है, 180 बराबर भागों के अंदर बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो ये इसका मेन, इसका बेसिक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने बन करके आ सकता है। फिलहाल इसका आंसर रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो उबलते पानी का तापमान कितना होगा 212 डिग्री। ये तो हो गया इसका क्वथनांक। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है हिमांक होता है अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट मापक्रम। अगर सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और वहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। ठीक है। दिल्ली के अंदर वो कहता है कि पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो मसूरी के अंदर कितने डिग्री में उबलेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में उबलेगा या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अप में उबलेगा। तो उबलेगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। इसका कारण क्या है, कम पर इसलिए उबलेगा क्योंकि दोस्तों एक वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है। अधिक ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं जैसे मसूरी है या कोई हिल स्टेशन है तो वहाँ पर क्या हो जाता है वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है। वायु का दबाव क्या हो जाता है कम हो जाता है, इसलिए पानी जो है सामान्य क्वथनांक से कम क्वथनांक पर भी उबलने लगता है। तो इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी क्या हो जाएगा उबलने लगेगा। 41 नंबर पे आ जाते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आपसे पूछा गया है तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आएगा। सेंटीग्रेड को क्या बदलना है आपको फ़ारेनहाइट के अंदर बदलना है। ठीक है। तो ये बात हो गई। करोगे कैसे आप 60 को 1.8 से गुणा करोगे। ठीक है। 18 छिका 108 तो ये बन जाएगा 108 प्लस 32 आपको जोड़ना ही जोड़ना है। 32 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा। 42 नंबर पर डिस्कस करते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो अलग अलग जो है पैमानों के अंदर आपसे पूछा जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम हम देख चुके हैं कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। उसके अंदर वैसे हम देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। केल्विन के अंदर हमने अलग से देखा। तो ये आपको तीनों पैमानों के अंदर आपको याद रखना है। 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो दर्द वगैरह होता है उसको कम करने के लिए पानी के थैले भरे जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर यूज़ करते हैं और उसको सेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर पानी ही क्यों भरा जाता है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो पानी इसलिए भरा जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है अगर किसी द्रव के तापमान कोई भी द्रव है उसको गर्म करते हैं और उसका अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उसके अंदर जितनी भी ऊष्मा लगती है वही ऊष्मा क्या कहलाती है उस द्रव के लिए विशिष्ट ऊष्मा बन जाती है। तो द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है यानी देर से गर्म होता है और देर से ही क्या होता है जल ठंडा होता है। इसलिए पानी के थैलों के अंदर जो है पानी भरा जाता है वो सेक करने के लिए। डॉक्टर इसीलिए यूज़ करते हैं। बात करेंगे 44 नंबर पे धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। धातु की चायदानियों के जिसके अंदर हम चाय बनाते हैं। ठीक है। उसका हैंडल जो है लकड़ी का लगा होता है। लकड़ी का इसलिए लगा होता है कि लकड़ी ऊष्मा की क्या हो जाती है कुचालक होती है। ठीक है। उसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती जिससे हमारे हाथ जलते नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। बात करेंगे 45 नंबर पे क्वेश्चन पे जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है। इसका क्या कारण है। होता क्या है एक गिलास ले लीजिए आप और वो गिलास बिल्कुल जैसे ठंडा है नॉर्मल अवस्था के अंदर है और इसके अंदर अचानक से अगर हम क्या डाल दें गरम कोई द्रव डाल देते हैं तो इंटरनल तो इसके अणुओं क्या होने लग जाता है प्रसार होने लग जाता है। लेकिन कांच क्या होता है ऊष्मा का कुचालक होता है तो बाहर वो एज इट इज़ पड़ा रहता है जिसके कारण गिलास पर दबाव बनता है और वो टूट जाता है। ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या हो जाएगा अचानक ही गिलास क्या होने लग जाता है विस्तारित होने लग जाता है इसीलिए गिलास टूट जाता है। अब बात करेंगे पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर पे आ जाते हैं। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन किस प्रकार से बढ़ेगा घटेगा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या होगा कम होगा और बाद में क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है। तो आयतन पहले क्या होगा कम होगा उसके बाद में बढ़ेगा। इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जब बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म किया जाता है तो 0 to 4 तो पहले क्या करता है बढ़ता है और फिर बाद में कम होने लग जाता है क्योंकि जल का घनत्व मैक्सिमम किस पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है। ये बात हमने कर ली। अब बात करेंगे यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया जाए। ठीक है। अब उल्टा कर दिया तो अगेन इसका उल्टा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या होगा कम होगा
फिर बढ़ेगा। ये बात हो गई। अब 49 नंबर पे आ जाते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? गर्मी में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में क्या होता है, उपस्थित वायु अधिक फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब पर क्या बनता है, प्रेशर बनता है, जिसके कारण वो फट जाते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या रहती है? अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। तो इसकी चौड़ाई क्या रहेगी? अव्यवस्थित रहेगी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ताप और ऊष्मा पर, और मौका मिला तो 50 और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर हम लेकर के आएंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।